जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th का गद्य खंड का चैप्टर बड़े भाई साहब जो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का भाग आपको समझाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं तो वो छोटे भाई को जो है अलग अलग तरीके के उदाहरण देकर, जैसे रावण का उदाहरण दिया उन्होंने, शाही रूम का उदाहरण दिया कि उन्हें किस प्रकार से अहंकार हो गया और उनका अहंकार जो है नष्ट भी हुआ। तो उसको हम आगे बताते हैं कि मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसके छोटे भाई के सामने क्या आई पाठ्यक्रम की मुश्किलें। मतलब जो है छोटा भाई था, जो लेखक थे, छोटे भाई लेखक थे इसके चैप्टर के, तो उनके सामने आया अब पाठ्यक्रम की जो मुश्किलें, जो यानी कि पढ़ाई में आने वाली मुश्किलें उनके सामने आके खड़ी हो गई। तो बड़े भाई साहब इसके ऊपर कहते हैं कि भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। और इस चैप्टर में बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ पर जो दांतों तले पसीना आ जाएगा उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो बता रहे हैं कि जो है कि अगर मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिससे 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोरियो चार्ल्स, यानी अंग्रेजों का उन्होंने इतिहास के विषय में बताया कि वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो जो है तुम्हें दांतों तले पसीना आ जाएगा, तुम इसलिए घमंड मत करो। और ज्योमेट्री के विषय में उन्होंने कहा, ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून पीते हैं। बताओ, आ ब जा की जगह आ ज व लिख दिया तो क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर जो है वो जो आज की शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग करते हुए वो कह रहे हैं, इन सब सारे विषयों के बारे में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ज्योमेट्री के विषय में बताया, उसके बाद वो आगे कहते हैं, परंतु नहीं, इसी रटंत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंब गिराने छात्रों का क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुरापात करनी ही पड़ती है। अब जो है वो सारे विषयों के बारे में जो धीमे धीमे व्यंग करते हुए आगे कहते चले जाते हैं कि अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पर हिंदी विषय के विषय में भी वो बता रहे हैं कि अगर किसी हिंदी में जो है कोई विषय पे अगर एक निबंध लिखने को दिया जाता है तो उस पर अगर जो टॉपिक उसका बहुत छोटा सा होता है और उस पर बड़ा लंबा चौड़ा हमें निबंध लिखना होता है। पूछो, यह हिमाकत है कि नहीं, जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करे, यह छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो यह निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100 पन्नों में लिखवाते। इन अध्यापकों को जरा भी तमीज़ नहीं है, और लाला मेरे दर्जे में आओगे तो सारे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। यानी कि वो उसको बता रहे हैं कि अभी तुम छोटी कक्षा में पास क्या हो गए तो तुम्हें इतना घमंड हो गया, जब मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें सारा जो है तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। अब ये वो आगे ये कहते हैं लेखक के जो बड़े भाई हैं कि अगर वो किताबी पढ़ाई में और अनुभव में बहुत अंतर होता है, यानी कि वो बताते हैं कि मेरे को जितना अनुभव है तुम्हें उतना अनुभव नहीं है। भाई साहब की ये तिरस्कार वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत, क्योंकि वो उस समय भोजन करते हैं तो जो है जो और बड़े भाई साहब उनको बातें खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं, तो उनको खाना भी बेस्वाद लगने लग जाता है। वह ऊंचे दर्ज की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो उठता है। यानी उसको डर लगने लग जाता है कि इतना मतलब पढ़ाई में इतनी मुश्किल होती है, परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर ना बन सकी। यानी जो लेखक थे वो पुस्तकों से प्रेम नहीं कर सकते, यानी कि उनको पढ़ाई में कोई मन नहीं था। अब इतना सारा भाषण सुनने के बाद तो उन्हें जो है पुस्तक से तो प्रेम नहीं हुआ, लेकिन खेलना भी उनका बंद नहीं हुआ। वो चोरी चोरी खेलने के लिए चले जाते थे। फिर क्या हुआ, अगले साल बड़े भाई फिर फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आया। बड़े भाई ने इस बार
दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया, फिर भी फेल हो गए। परिणाम यह हुआ कि परिणाम सुनकर वो रो पड़े। लेखक भी रो पड़ा, क्योंकि बड़े भाई को जब उन्होंने रोता हुआ देखा तो वो भी रोने लग गए। भाई अगले साल भी फेल हो गए, तो दोनों एक ही दर्जे में आ गए। अब जो है अगली साल भी जो बड़े भाई थे वो फिर से फेल हो गए और लेखक जो है पास हो गया। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया, यानी कि अब वो थोड़े से उनका नेचर जो था वो सॉफ्ट हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो खुद ही पास नहीं हो पाए तो अब जो है छोटे भाई पर उनको डांटने का अधिकार खत्म हो गया। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी। अब जो लेखक ने सोचा कि बड़े भाई बार बार फेल हो जाते हैं और मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं फिर भी पास हो जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में बड़े भाई का भी सहयोग था। लेखक छोटे जो है भाई का पास होने में लेखक का कहीं ना कहीं सहयोग था, लेकिन जो लेखक थे वो समझ रहे थे कि मैं अपनी काबिलियत पर पास हुआ हूँ। तो अब तो उनकी स्वच्छंदता बढ़ने लगी। अब तो वो कौन कोई उड़ाने लगे। कनकोई कहते हैं पतंगबाजी को, तो वो खूब पतंग उड़ाते थे, पूरा दिन खेलते थे, क्योंकि अब तो वो स्वच्छंद हो गए और बड़े भाई को उनको कुछ ना कुछ कहने का अधिकार मिल गया। वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता, यानी कि भाई कुछ कहते भी तो उनको कुछ पलट के जवाब नहीं देते थे। एक संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकोई लूटने दौड़ा जा रहा था, यानी कि वो जो है हॉस्टल से बाहर क्या करने जा रहे थे? पतंग उड़ाने जा रहे थे। आसमान की पतंग जो है आसमान की ओर थी और वो पीछे उनके दौड़े चले जा रहे थे। बालकों की सेना झाड़ू बांस और लग्गी उठाए हुए बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया, बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले का कनकोया लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब उनको वो डांटने लग जाते हैं। अब इसके आगे की वीडियो हम इसके आगे का पार्ट हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।